नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों आज हम लुसेंट बुक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होती है किसी भी परीक्षा के लिए, बाशर्ते इस पुस्तक को हमें तभी पढ़ना चाहिए जब हमारा बेसिक बहुत अच्छा हो, क्योंकि ये नोट्स के तरह काम करती है। नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, सभी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है यदि हमारा पहले से ही चीज़ें पढ़ी हुई हैं और हमें रिवीजन करना है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आज हम भारतीय संविधान इसमें दिया हुआ है बहुत अच्छे से, उसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला सेक्शन है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मेंस का भी यूनिट में है। तो हम देखते हैं कि 1757, जैसा कि आप लोगों को पता है 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 में बक्सर का युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कस दिया था। यानी कि ब्रिटिश शासन का शुरुआत सबसे पहले जो होती है तो 1764 या 1757 की जो प्लासी क्रांति है, 1764 का जो बक्सर की युद्ध। अब इसमें जब क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो आपको ध्यान ये देना है कि इसमें ऑप्शन कौन से दिए हुए हैं, तो उसका ठीक से ऑप्शन जो लगाना है वो 1757 वाला लगाना है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने शासन पर शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए थे, जो कि भारतीय संविधान के विकास की श्रेणियां बने। वे एक्ट निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम को अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसे कि ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था। बी, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई, यानी कि प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य किए जाएंगे यहाँ पर। अब सी, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दी गई थी। अब इसकी विशेषता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। आपको ध्यान देना है कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। जो कि पहले बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम कर दिया गया है, तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया। किसके? यानी कि बंगाल के अधीन। और इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल आपके जो थे वो लॉर्ड बारेन हास्टिंग थे। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई थी जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। हमें ध्यान देना है कि इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित कर दी गई, ठीक है, जो कि अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। तीसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में एक 1774 में एक उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजाहा इम्पे थे और अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हायड। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके उसके द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, जिसमें 3 अन्य जज और 1 चीफ जस्टिस, कुल मिलाकर 4 जज थे। तो ये भी ध्यान देना है। अब इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया कि भई आप किसी के साथ निजी व्यापार नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, कोई उपहार स्वीकार नहीं करेंगे। 5वां है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित यानी कि सशक्त हो गया था। यानी कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया था, जो कंपनी के शासन को नियंत्रित कर रहा था। इससे भारत में उसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक था। अगर कोई सिविल का मामला है, कोई रेवेन्यू का मामला है, कोई सैन्य से संबंधित मामला है, यानी कि डिफेंस थे, उनकी जानकारी आप ब्रिटिश सरकार को जरूर देंगे। अब उसी समय आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कुछ 1781 में आया था। ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। जैसे कि नाम से ही है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि जो कमियां रह गई थी उनको मतलब सेटलमेंट करना। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार दे दिया कि कलकत्ता की सरकार उड़ीसा और बिहार के लिए भी विधि बनाएगी। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था दोस्तों। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। दोहरा प्रशासन आप
देखना है कि सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था जो व्यापारिक मामलों को देखेगा। एक बनाया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामलों को देखेगा, यानी व्यापारिक और राजनीतिक मामले दोनों अलग-अलग कर दिए थे। तभी थोड़ा प्रशासन यहाँ पर शुरू कर दिया गया था। 1793 का का एक चार्टर अधिनियम आया था इसके बाद। तो इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि का भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। 1793 का एक्ट आपको ध्यान ये रखना है कि इसके तत्वाधान में या इसी में सबसे पहले जो ब्रिटिश अधिकारी होंगे, उनके कर्मचारी होंगे, उनका वेतन भारत के जो राजस्व है में से उनको देने की व्यवस्था की गई थी। अब हम देखते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों, और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार था वो छीन लिया गया था, किंतु उसे चीन और चाय के लिए उसको मतलब एकाधिकार था और 20 साल के लिए उसको एकाधिकार दे दिया गया था। नंबर 1 ध्यान रखना है कि 20 वर्षों का कंपनी का अधिकार पत्र बढ़ा दिया गया। कंपनी भारत के साथ व्यापार तो कर सकती है मगर एकाधिकार छीन लिया गया कि उसका एकाधिकार नहीं रहेगा, अब कोई और भी कर सकता है। किंतु चाय और चीन के साथ उसका एकाधिकार रहेगा। तीसरी बात है, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया, यानी कोई भी ब्रिटिश नागरिक अब भारत के साथ व्यापार कर सकता है। अब कंपनी का एकाधिकार यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। और 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, यानी कि 1813 का जो एक्ट है इससे पहले ईसाई पादरी यहाँ नहीं आ सकते थे, मगर 1813 के एक्ट में ये व्यवस्था कर दी गई थी, ईसाई पादरियों का भारत आने की सुविधा मिल गई थी और उनको अपने मतलब ईसाइयत फैलाने का भी अधिकार दे दिया गया था। फिर हम देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थी, नंबर 1 इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। अब यहाँ पर कंपनी के व्यापारिक अधिकार हैं, जो चीन और चाय के साथ एक अधिकार था वो भी समाप्त कर दिया गया था। अब कोई भी कर सकता है। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना था। अब वो व्यापार नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, भारत का शासन संभालेगी कंपनी। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था दोस्तों, जो बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स थे उनको भारत का बना दिया गया था। और बम्बई तथा मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया। जो बम्बई और मद्रास की जो परिषद थी वो विधि का निर्माण कर रही थी, उन शक्तियों को वापस ले लिया गया था। विधि के परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में 14 सदस्य को शामिल कर दिया गया था, यानी कि एक चौथा सदस्य भी विधि सदस्य के रूप में शामिल कर दिया गया था। 6 नंबर कहता है कि भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित करिए। अब दास आप लोगों को नहीं बना सकते हो, इसको विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। अगर आपने किसी व्यक्ति को दास बनाया तो विधिक कार्रवाई आपके साथ की जाएगी। और 1883 का इसका उन्मूलन, वो 43 को इसका उन्मूलन कर दिया गया था। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन, यानी कि धारा 87 कहती है कि कंपनी के अधीन अगर कोई पद आप धारण करोगे तो किसी व्यक्ति का धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाने का उपबंध किया गया था। 8वीं फैक्ट है, गवर्नर जनरल को की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया था। 9 नंबर फैक्ट है, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण कर दिया गया था, तब इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था कर दी, यानी भारतीय कानूनों का एक वर्गीकरण, एक सिस्टमेटिक कर दिया गया था और विधि आयोग की स्थापना कर दी गई। और 1834 में जो विधि आयोग के अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले थे, इन्हीं की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना दोस्तों कर दी गई थी। फिर आया था आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं ये थी कि इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत, पहले नामजदगी का सिद्धांत चलता था कि नाम वहीं से तय होकर आते थे ब्रिटेन से कि कौन यहाँ पर शासन करेगा, यानी कि आईएएस आईपीएस जो पद होते थे, तो इसको अब वो समाप्त करके प्रतियोगी परीक्षाओं की आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए 1854 में एक मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की करवाकर यहाँ पर उन लोगों का चयन करेगा। दूसरा नंबर है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया कि विधायी कार्य अलग होंगे और प्रशासनिक कार्य अलग होंगे। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए थे जिन्हें विधान पार्षद कहा गया था दोस्तों। फिर आता है 1858 का, तो 1857 की क्रांति हुई थी, इसके बाद ये एक्ट आया था 1858 का। इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस अधिनियम की विशेषताएं हैं कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। अब कंपनी शासन नहीं करेगी, अब कौन करेंगी, सीधे महारानी यानी क्वीन विक्टोरिया के हाथ में दे दिया गया था। भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। 15 सदस्यों को भारत परिषद का सृजन हुआ था, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश के थे और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल से थे।
भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था। ब्रिटिश संसद सीधे भारत भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था उसने। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों, और इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था। 7 नंबर फैक्ट है कि भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य के रूप में भारत का राज सचिव, यानी कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का होगा, उसका एक सदस्य यहाँ पर बनाया गया है, जिसको उन्होंने कहा कि भारत का राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई थी, जो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि उसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी? ब्रिटिश संसद के प्रति होगी। ये ऐसा पद का सृजित किया गया था जो भारत में शासन करने के लिए ये पद मुख्य था। भारत के प्रशासन पर इसकी महत्वपूर्ण नियंत्रण था, क्योंकि उसी का वाक अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यूरो के विषय में हो। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था, यानी कि 1858 में जो गवर्नर जनरल था उनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? वायसराय। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, और इसके बाद यही सबसे पहले प्रथम वायसराय बने थे दोस्तों। फिर देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया था। इस अधिनियम की विशेषताएं थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाए या किया गया था। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। आज हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती है, और अब भी है कि जब तक सेशन नहीं आएगा तब तक वो मान्य होगा। जब सेशन आ जाएगा तब उसको या तो अप्रूवल करवाना होगा, अदरवाइज वो लेफ्ट चला जाएगा। तो गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी दोस्तों। वायसराय की कुछ भारतीयों को विस्तारित रूप में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया था, यानी कि यहाँ पर दोस्तों एंट्री हो जाएगी कुछ भारतीयों की। जैसे 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को इसमें शामिल किया गया था। तो इसमें बनारस के राजा थे, एक पटियाला के महाराजा थे, और सर दिनकर राव। इनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। क्या करा गया था? मनोनीत, इलेक्टेड। अब वो 1873 ईस्वी को अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा ये उपबंध किया गया था कि निम्न व्यक्ति यानी किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था दोस्तों। फिर आता है शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग सौंपा गया था, यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग, जिसको आज वर्तमान रूप में जानते हैं, इसकी स्थापना कर दी गई थी। और 28 अप्रैल 1876 को ही एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। क्वीन विक्टोरिया कौन बन गई? यहाँ की सम्राज्ञी यानी महारानी बन गई थी। फिर आया था जो दोस्तों 1892 का भारत शासन परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के भारत शासन अधिनियम से हुई थी, भारत परिषद अधिनियम से। और इसके द्वारा ही राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने की शक्ति यानी कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी प्राप्त हो गई थी। फिर दोस्तों आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मालूम सुधार कहा गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का बंद किया गया था, और ये कहा गया था कि इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी भी मिल गई थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी गई, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया है। हमको ध्यान रखना है कि भारत परिषद अधिनियम जो आया था 1919 में, इसमें कहा गया 1909 में सॉरी, उसमें कहा गया था कि इसको मानव मिंटो सुधार कहा गया था। सुधार कुछ नहीं, यहाँ पर फूट डाल और राजनीति करने की इन्होंने शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि यहाँ सांप्रदायिक निर्वाचन जो पद्धति लेके आए थे, प्रतिनिधित्व लेके आए थे, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम मतदाता मुस्लिम के लिए ही मतलब चुनाव कर सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं उन्होंने बाँटने की शुरुआत कर दी गई थी, जिसको सांप्रदायिक निर्वाचन जनक के रूप में जाना गया था लॉर्ड मिंटो को। और जो लॉर्ड मिंटो मतलब मार्ले मिंटो जो थे, एक मार्ले थे, एक मिंटो थे, तो मार्ले राज सचिव थे और मिंटो जो थे वो आपके थे वायसराय। फिर हम देखते हैं इसका दूसरा फैक्ट, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों की नियुक्ति की गई थी, यानी कि भारतीय सचिव हैं एवं गवर्नर जनरल, इसमें भारतीय जनरल की कार्यकारिणी में परिषदों में नियुक्ति की गई थी भारतीयों को।
और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने, मत देने का अधिकार दोस्तों मिल गया था। भारतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य थे। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। हमको ध्यान रखना है कि भारतीय प्रांतीय विधान परिषदों की जो कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी, उसमें सबसे पहले कौन व्यक्ति शामिल होने वाले थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे दोस्तों। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। जैसे कि मुस्लिम मतदाताओं के लिए अलग प्रतिनिधित्व का, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करी गई थी, वैसे ही यहाँ पर इन्होंने और एक कैटेगरी बना दी। जैसे प्रेसिडेंसी हैं और कॉर्पोरेशन हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, विश्वविद्यालय के और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की बात करी गई थी। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। फिर नोट में देखना है कि 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला जो अधिनियम था वो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, क्योंकि ये बहुत कम समय तक चला था। इसके बाद आ गया था 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है दोस्तों, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। नंबर 1 प्रथम राज्य परिषद और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा। जो दो द्विसदनात्मक सदनात्मक जो व्यवस्था थी उसकी आपको ध्यान ये रखना कि प्रथम जो सदन था तो राज्य में प्रथम राज्य परिषद था, दूसरा केंद्रीय विधानसभा। और राज्य परिषद सदस्यों की संख्या 60 थी। इनमें से 34 निर्वाचित होते थे और अन्य जो थे वो मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी। इसमें 104 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत थी और इनका कार्यकाल था दोस्तों 3 वर्ष का। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इसमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन का ज़्यादा था। और हमें ध्यान ये रखना है, इसमें निचले सदन का ज़्यादा था। तो निचले सदन के लिए प्रांतों में दैश शासन प्रणाली का परिवर्तन भी किया गया था। और प्रांतों में दैश शासन के जो जनक थे वो आपको ध्यान रखना है, लियोनस कॉर्डनेस थे। और तीसरा जो फैक्ट है, इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों पर 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था, आरक्षित एवं हस्तांतरित। अब हम देखते हैं कि आरक्षित विषय कौन से थे। तो इसमें वित्त था, भूमि था, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस पेंशन, आपराधिक जनजातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद और मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं। ये सब आरक्षित विषय थे, यानी कि जो मुख्य विषय थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय थे, वो आरक्षित थे। और हस्तांतरित विषय वो थे जैसे कि शिक्षा है, पुस्तकालय है, संग्रहालय है, स्थानीय स्वायत्त शासन है, चिकित्सा सहायता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, आबकारी उद्योग है, तौल एवं माप है, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण है, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। ये सब हस्तांतरित विषय थे दोस्तों। अब आरक्षित विषयों का प्रशासनिक जो प्रशासन होता था वो गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का जो प्रशासन होता था वो गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वो कार्यकारी परिषद के माध्यम से और ये उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। इस दैश शासन की प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया, जो 1919 में शुरू हुई थी। 1935 के एक्ट में इसको समाप्त कर दिया गया था। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है दोस्तों। और महालेखा परीक्षक की इस नियुक्ति जो करने की बात की गई थी वो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, और इसी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन की प्रावधान किया गया था। अतः 1926 में ली आयोग यानी कि 1923-24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। किसकी सिफारिश पर? ली आयोग बनाया गया था। और ये एक्ट कौन सा था? 1919 का भारत शासन अधिनियम एक्ट। इसमें 2 चीजें हुई थी, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई थी और भारत में एक लोक सेवा आयोग यानी कि एक लोक सेवा आयोग का गठन की बात करी गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ली आयोग बनाया गया था इसके लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 6 नंबर फैक्ट, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर, वो कह रहे हैं कि भारत में कार्यकारी जो परिषद बनेगी वायसराय की, उसमें 6 सदस्य होंगे। अब 6 सदस्यों में 3 सदस्यों बाद जैसे ब्रिटिश वाले होंगे तो उसमें
3 भारतीय होंगे। अब 3 भारतीयों में ये ध्यान रखना है कि इसमें कमांडर इन चीफ नहीं होगा भारतीय, यानी कि वो अंग्रेजों के पास वो अधिकार रहेगा। तो इसमें 6 में से 3 लोग होंगे, यानी कि हाफ-हाफ होंगे, मगर चीफ इन कमांडर नहीं होगा भारतीय। ये हमें ध्यान रखना है। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तार किया गया। दोस्तों, हमने पढ़ा है कि 1909 में मतलब वो मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करी गई थी, और यहाँ पर हमने इसका और विस्तार कर दिया। अब हमने कहा सिखों के लिए अलग हो गया, भारतीय ईसाइयों के लिए, यानी सिख सिख के लिए करेगा, भारतीय ईसाइयों के लिए करेंगे, आंग्ल भारतीय के लिए मतदान करेंगे, यूरोपियों के लिए करेंगे। प्रथम निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया था, यानी हमने और जटिल बना दिया इसके लिए। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। दोस्तों, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, यहीं पर केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यानी कि एक वैधानिक आयोग की स्थापना कर दी गई, जो जांच करेगा कि शासन प्रशासन में किस तरीके से काम हो रहा है, और जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कर दी गई। उन्होंने कहा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इन्होंने बढ़ा दी गई थी, बनाए रखा गया था, और इसमें कहा गया था कि कुछ विषयों से संबंधित विधेयक को विचारात प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि इसमें वायसराय के से आप अध्यादेश जब भी कोई अध्यादेश जारी करा जाएगा, तो उसमें क्या करा जाएगा कि संबंध विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है वायसराय की। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने का भी अधिकार है, सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने का, यानी कि वो वीटो भी कर सकता है और सम्राट के लिए वो आरक्षित भी कर सकता है। दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। उसे ये भी शक्ति प्राप्त है कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुमति को प्रमाणित कर दिया, तो ऐसा प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाएगा। अगर किसी विधानमंडल ने उसको पारित नहीं किया है, या उसको रोक रखा है, या प्रमाणित नहीं किया है, तो जो वायसराय उसको प्रमाणित कर देगा दोस्तों, तो उसको प्रमाणित मान लिया जाएगा, यानी कि जो उसको शक्ति थी। हाँ, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपात स्थिति में अध्यादेश बन सकता है, जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होगा, यानी उसी तरीके से उसका विधिक प्रभाव माना जाएगा। अब हम देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमें ध्यान रखना है। उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड जॉर्ज थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं हम 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित था दोस्तों। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, इसकी हमें लाइन टू लाइन हर चीज़ याद होनी चाहिए अच्छे से, हर फैक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए हमें। सबसे पहले इसमें बात की गई है एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। ये संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, यानी कि इसमें 11 ब्रिटिश प्रांतों की बात करता है, 6 चीफ कमिश्नरों की बात करता है क्षेत्रों की, और उन देशी राष्ट्रों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में शामिल हों। ऐसे अखिल भारतीय संघ की बात करी, उन्होंने कहा 10 उसमें ब्रिटिश प्रांत होंगे, 6 कमिश्नरी होंगी, और प्रांतियों से मतलब देशी रियासतें उसमें होंगी, और वे अपनी स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं। मगर प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। प्रांत तो जरूर शामिल होंगे, मगर जो रियासतें हैं उनके लिए ऐच्छिकता, वो चाहे तो सम्मिलित हो सकते हैं और चाहे तो सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। अब हम देखते हैं प्रांतीय स्वायत्तता। अब जो प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी उस पर क्या क्या होता है। प्रांतीय स्वायत्तता की हम बात करते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांत में देश शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था, यानी कि जो मतलब वहाँ पर व्यवस्था दी गई थी देश शासन की व्यवस्था का अंत कर उन्हें स्वतंत्र और स्वशासित, यानी कि वो जैसा चाहे वैसा शासन कर सकते हैं, तो उनको संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। केंद्र में देश शासन की व्यवस्था, यानी कि इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित कर दिया कि ये केंद्र के पास एक केंद्रीय सूची बना दी गई, तो एक राज्य सूची बना दी गई, एक समवर्ती सूची, जैसे आज हम वर्तमान समय में देखते हैं। तो उस समय तो उनको बिल्कुल बांट दिया गया केंद्र में देश शासन की इस तरीके से शासन करा जाएगा कि राज्य किस पे शासन करेगा, कौन चीज़ों राज्य के अंतर्गत रहेंगी, कौन सी संघ के अंतर्गत रहेंगी, कौन सी समवर्ती सूची के अंतर्गत रहेंगी। आज भी यही प्रक्रिया है दोस्तों। अब इसमें संघ सूची की जगह पर उन्होंने परसंघ सूची लिखी है। परसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति है। जैसे आज संघ सूची पर संघ उस पर बनाएगा और उसको अनन्य शक्ति प्राप्त होगी। इस सूची में विदेशी कार्य होते हैं, करेंसी होती है, मुद्रा होती है, नौसेना होती है, सेना होती है, वायुसेना होती है, जनगणना जैसे विषय इसमें थे दोस्तों।
दूसरा है प्रांतीय सूची। तो प्रांतीय सूची के विषय पर प्रांतीय विधानमंडलों को अनन्य अधिकारता प्राप्त थी कि वे प्रांत इस पर बनाएंगे, यानी कि राज्य इस पर बनाएंगे। यानी कि इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे, जैसे पुलिस है, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा है, ये सब प्रांतीय विषय के अंतर्गत थे। फिर एक सूची बनी थी संवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों को विधान बनाने के लिए सक्षम थे। संवर्ती सूची के कुछ विषय थे, जैसे दंड विधि है और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद। तो इस प्रकार से ये संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची, संघ सूची को उन्होंने कहा परसंघ सूची के नाम से मतलब उल्लिखित था उस समय। ऊपर लिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। यानी कि प्रसंघ संघ उसमें राज्य की उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य संघ के उसमें मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वायसराय जो आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय, जब इमरजेंसी लागू हो जाएगी तो जो परिसंघ यानी कि संघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों पर विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है, जो दोस्तों आज भी प्राप्त है। दो प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर अगर दो राज्य परिसंघ से संघ से अनुरोध करें कि हम विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती है, यानी कि दो की स्वेच्छा पर चाहे तो संघ उसके लिए कानून बना सकती है। प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती है। संवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ विधि प्रांत की विधियों में अविभावी यानी कहीं डिस्प्यूट होता है तो यहाँ पर क्या होगा, इस अधिनियम में अपशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दे दी गई। अब जैसे मान लो दोनों संघ सूची और राज्य सूची में कहीं डिस्प्यूट हो रहा है तो जो संघ की सूची परिसंघ सूची है वो उसका कानून, उसके विधानमंडल का बनाया हुआ कानून मतलब प्रभावी रहेगा, यानी कि संघ राज्य सूची का कानून प्रभावी नहीं रहेगा। अब हम कहते हैं, अब इसमें कहा गया कि कुछ ऐसे विषय होंगे उनको हमने किसमें रख दिया, अपशिष्ट विधायी शक्ति किसको दे देगी, वायसराय को, जो आज गवर्नर को है। अब हम देखते हैं कि इसमें नोट लिखा हुआ है कि 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अम्बेडकर जी की उक्ति थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कुछ यहाँ पर कहा गया, जैसे गुलामी का अधिकार पत्र नेहरू जी ने कहा। दूसरी बात उन्होंने कही थी, एक कार जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है, यानी कि ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं है, क्या फायदा इसी चीज का। अम्बेडकर जी कहते हैं मुझे इस आरोप के संदर्भ में कोई क्षमा नहीं मांगनी है। बाबा साहब बोलते हैं कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान में के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्साहित कर दिया गया है। यानी कि जो हमारा संविधान हम वर्तमान देखते हैं, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट है वो उसमें बहुत कुछ रख दिया गया है। फिर अगले दोस्तों आता है कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था। हम देखते हैं इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों एवं रियासतों तक विस्तृत था, यानी कि इसका प्रांतों पर भी अधिकार होगा और रियासतों पर। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य दो अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल की थी। जो प्रिवी काउंसिल होती थी ये लंदन में बैठती थी और इसको अंतिम शक्ति प्राप्त थी। फिर देखते हैं ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या अधिकार, कोई भी इसमें 1935 का जो अधिनियम था इसमें किसी प्रकार का अगर परिवर्तन किया जाएगा या हम किसी प्रकार का मतलब वो अधिकार होगा तो किसके पास होगा, वो ब्रिटिश संसद के पास होगा। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है, चाहे विधानमंडल यानी प्रांतीय विधानमंडल है या संघीय व्यवस्थापिका है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। अनंत शक्ति किसको प्राप्त थी, ब्रिटिश संसद को। फिर आ गया आपका भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था, किसके द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। ये सब 1935 की विशेषताएं चल रही हैं। फिर ये कह रहे हैं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया गया था। तो संघीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और इसका विस्तार दलित जातियों तक कर दिया गया, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक भी किया गया था, यानी कि उसको और विस्तृत कर दिया गया था। पहले जो मुस्लिमों के लिए था उसको हमने बढ़ा के किसके लिए करा था, हमने मतलब सिखों के लिए कर दिया था दोस्तों, हमने उसमें ईसाइयों के लिए कर दिया, हमने उसमें 1919 वाले में हमने उसको और बढ़ा के सिखाई, ईसाई हैं और क्या बोलते हैं, सिख, ईसाई, मिशनरी वगैरह, इनके लिए हमने सबके लिए कर दिया था अलग अलग। तो ये हमें ध्यान देना है। और अब हम देखते हैं कि इसने मताधिकार का विस्तार किया गया था, लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिल गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बंबई में सिंध प्रांत का निर्माण हो गया था, यानी कि बंबई से किसका निर्माण हो गया था, सिंध प्रांत का।
फिर हम देखते हैं कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था, यानी कि प्रस्ताव पेश किया गया था और 18 जुलाई 1947 को उसको स्वीकृति मिल गई थी। सीधे-सीधे पूछा जाता है कि 1947 को जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, ये कब पारित किया गया था? तो ये दोस्तों पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। हमें ये बहुत ध्यान रखना है। अब इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या-क्या हैं? नंबर 1, 2 अधिराज्यों की स्थापना। 2 अधिराज्य कौन-कौन से होंगे? भारत और पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए थे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएँगी। ये भी बात कही गई, जो संविधान सभा बनेगी, उसको सौंपी जाएँगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक-एक गवर्नर जनरल होंगे। एक भारत में होगा, एक पाकिस्तान में होगा, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। जो आपके गवर्नर जनरल बनाए जाएँगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? मंत्रिमंडल की सलाह से। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, यानी कि संविधान सभा तब तक विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी जब तक संविधान सभाएँ संविधान का निर्माण नहीं कर लेती हैं, तब तक ये विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। अब एक हम देखते हैं कि भारत में 1950 में संविधान लागू हुआ था। इससे पहले सब काम कौन कर रही थी? विधानमंडल, यानी कि विधानमंडल संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी। अब हम देखते हैं चौथे नंबर पर भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिया गया था और 5वां 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा एक नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय तक 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन किया जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भारत में शासन किया जाएगा जब तक कि नया संविधान बन के तैयार नहीं हो जाता है। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। यानी देशी रियासतें थी जिन पर पहले वो था मतलब अधिकार ब्रिटिश रियासतों का ब्रिटेन का सर्वोपरिता का सिद्धांत उसको खत्म कर दिया गया। अब भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने को उनको भावी संबंधों को निश्चय करने की अब उन्होंने कह दिया कि अब आप हमारे अंडर में तो नहीं हो, यानी कि ब्रिटेन से आप स्वतंत्र हो। अब आप चाहें तो भारत के साथ आप जाइए या पाकिस्तान के साथ जाइए, यानी कि देशी रियासतों के लिए उनके लिए अधिकार दे दिया गया था। ये आप तय करेंगे कि हमें भविष्य में किसके साथ रहना है। 7वां नंबर फैक्ट कहता है इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमेतर सीमा प्रांत और असम के और सिलहट जिले को छोड़कर, यानी कि असम का जो सिलहट जिला था वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। ठीक है। बाकी हम देखते हैं कि सिंध है, बलूचिस्तान है, पश्चिमी पंजाब है, पूर्वी बंगाल है, पश्चिमेतर सीमा प्रांत है, असम के सिलहट जिलों को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र में मिल गया। यानी कि पश्चिमी प्रांत, पूर्वी बंगाल, पश्चिमेतर सीमा प्रांत, असम के सिलहट जिले को छोड़कर बाकी सब भारत के शेष राज्य क्षेत्र में शामिल हो गए थे। ठीक है, हमको ये ध्यान देना है। सिलहट जिले में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवर्त होने के पूर्व एक जनमत संग्रह कराया था, तो उसने कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। क्या चीज? सिलहट ने कह दिया था। अब हम देखते हैं दोस्तों भारतीय संविधान सभा। अब भारतीय संविधान सभा कैसे बनती है, कैसे तैयार होती है? तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 19 जुलाई 1946 को किया गया था। अब इसमें कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे तो वो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और ए वी अलेक्जेंडर थे। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा की गठन किया गया था। अब हम देखते हैं भारत के लिए एक संविधान सभा की रचना हेतु भारतीय संविधान का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1924 को प्रस्तुत किया गया था। ये हमें ध्यान रखना है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या थी 389 यानी 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे, 4 चीफ कमिश्नर होंगे, क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे और 93 देशी रियासतों के। ये हमें ध्यान रखना है कि 389 की बात की गई तो 292, 4 और 93, 92, 4, 93। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ था। इसमें 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों का चुनाव हो पाए थे, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। इसमें कांग्रेस के 208 यानी कि सदस्य संख्या पहले तय हुई थी 389, मगर चुनाव चुनकर कितने लोग आए थे? 296। 296 में से आप 292, आपको ध्यान ये रखना है कि 292 में से 200 296 चुन के आए थे 389 में से। अब ध्यान ये देखना है कि 389 में से जो 296 चुन के आए थे, इसमें किसके कितने थे? तो कांग्रेस के 208 थे, मुस्लिम लीग के 73 थे और अन्य दल के थे 15। इसमें स्वतंत्र उम्मीदवार भी थे। तो 296 में से 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग,
और 15 जिसमें स्वतंत्र भी थे और अन्य दलों के भी थे। 4 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एक अलग संविधान की मांग प्रारंभ कर दी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनाने की उन्होंने बात कर दी। वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। कौन? मतलब मुस्लिम लीग। और एक चीज़ और ध्यान देने की, एक देसी रियासत थी जो कि हैदराबाद की, वो भी जो संविधान सभा थी उसमें सम्मिलित नहीं हुई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है, ना तो मुस्लिम लीग शामिल हुई थी और ना हैदराबाद की देसी रियासत। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान उनको आरक्षित कर दिया गया था दोस्तों। फिर हम देखते हैं प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 मुख्य समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। 3 प्रकार की जनसंख्या वहाँ पर तय करी गई थी। नंबर 1 मुस्लिम, नंबर 2 सिख और नंबर तीसरा था साधारण। हमें ध्यान रखना है, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी नहीं जाना है, तो मुस्लिम, सिख और साधारण, इस तरीके से। साधारण में जो तो हिंदू थे वो सब इसी में आ गए थे। अब देखते हैं कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां थीं, उनके अध्यक्ष कौन-कौन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो संचालन समिति यानी कि जो संचालन यानी कि जो नेतृत्व कर रहे थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। और संघीय संविधान समिति थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतियों के प्रांत यानी कि प्रांत से हमारे दिमाग में आता है, तो प्रांत है, मौलिक अधिकार है, अल्पसंख्यक है, इन तीनों के जो बनाए गए अध्यक्ष वो बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों को भी इनको बनाया गया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के सबको पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। और संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ध्यान रखना, संघीय संविधान समिति और संघ समिति दोनों के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब हम देखते हैं कि प्रक्रिया समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति एक बनाई गई थी। उसकी 5 उप समितियां बनी गई थी। तो इनसे संबंधित इनके उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपको ये ध्यान रखना कि उप समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जैसे मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए एक उप समिति बनाई गई थी। उसके गोपीनाथ बारदोलाई इसके अध्यक्ष थे। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र असम में सिंचित क्षेत्र के अलावा के लिए उप समिति बनी थी। ए बी ठक्कर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति, तो पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया, यानी कि इसकी अध्यक्षता किसी ने नहीं करी थी। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। किस प्रकार आ गया था? सांप्रदायिक आधार पर। अब हम देखते हैं संविधान सभा 1946 में समुदाय आरक्षित जो प्रतिनिधित्व था वो उसको 296 जो प्रतिनिधित्व था वो किस तरीके से था? इसमें हिंदू के लिए 163 सदस्य संख्या थी, मुस्लिमों की 80 सदस्य संख्या थी, अनुसूचित जाति की अनुसूचित जाति की 31 थी, भारतीय ईसाई की 6 संख्या थी और पिछड़ी जनजाति की 6 थी, सिखों की 4 थी, एंग्लो इंडियन की 3 थी, पारसी की भी 3 थी। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 15 महिला सदस्य थीं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे की 4, 12, 13, 14, 15। सरोजिनी नायडू कहाँ से थीं? बिहार से थीं। और राजकुमारी अमृत कौर कहाँ थी? मध्य प्रांत यानी कि बरार सामान्य से थीं। सुचेता कृपलानी कहाँ थी? संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश से थीं। विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश से थीं जो वर्तमान के। तो ये तो 4 इंपॉर्टेंट है। बाकी ऊपर हम देखते हैं अम्मू स्वामीनाथन, एनी मॉस्करीन, बेगम आजाद रसूल और दक्षावी, बेल्लादुन और जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। इसको हम अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए बिल्कुल रट जाएंगे, वहां पर हम छांट लेंगे आराम से। दोस्तों आउटपुट तभी आएगा जब आप किसी चीज का रिवीजन बार बार करेंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलती की संभावना रही जाती है। अब हम देखते हैं कि 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष बनाने का भी संकल्प लिया गया था। इसके तहत पहले उपाध्यक्ष एससी मुखर्जी थे और
जो कि 25 जनवरी 1947 को, एवं दूसरे उपाध्यक्ष बीटी कृष्णमाचारी थे, जिनको 16 जुलाई 1947 को बनाया था। तो इनको बनाया दिया गया था जनवरी में, फिर उनको बनाया गया जुलाई में। अब ध्यान क्या रखना है कि हम एस.सी. मुखर्जी को दोस्तों याद रखते हैं, तो एक उपाध्यक्ष और थे जो थे बीटी कृष्णमाचारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई थी। और स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इसकी प्रमुख समितियां हैं वार्ता समिति, संघ समिति और प्रांतीय समिति, संविधान समिति और संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। बी.एन. राव ने एक प्रस्ताव पेश करा था, जो कि प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया था, इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे, प्रारूप समिति का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था। तो प्रारूप समिति के सदस्य थे, अन्य और सदस्य थे, जैसे हमें ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे, और एन. गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, छठे एन. माधव राव थे बी.एल. मित्र के स्थान पर, और डी.पी. खेतान 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद किसको बनाया गया था, टी.टी. कृष्णाचार्य को सदस्य बनाया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 लोग हैं। अगर पूछा जाए कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे, और अध्यक्ष शायद पूछा जाए तो 7 थे। तो दोस्तों में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा में अंबेडकर को पहली बार निर्वाचित बंगाल से हुआ था, तब बंगाल के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, से हुआ था। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है। आजकल एक बहुत ज़्यादा विवाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहा है कि बी.एन. राव संविधान सभा, मतलब बी.एन. राव ने संविधान लिखा है। ये कितने बेवकूफ़ और हास्यास्पद है कि पूरा वर्ल्ड बाबा साहब को मतलब मानता है, और वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। मगर इस तरीके से चीज़ें, इंटेलेक्चुअल पर्सन बी.एन. राव भी थे, मगर यहाँ पर जो विवाद से उनकी भी इंटेलेक्चुअल पर आप क्या ही जानते हैं उनके बारे में, ये तो बस एक राजनीति का विषय बना दिया है। दोस्तों इस पर हमें बहस नहीं करना है, कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं प्रारूप समिति के ने अपना प्रारूप पेश तैयार करने में 6 महीने से कम समय लिया था, और इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें थी। हमें ध्यान रखना है कि कितनी बैठकें हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 141 बैठकें दोस्तों हुई थी। अब वो 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई थी, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए रखे गए थे। तो हमें यहाँ पर पूरा अच्छे से हमने पढ़ लिया। फिर हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर एक अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो इस अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल था, ये हमको ध्यान देना है। अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी शामिल कर दिया गया था। तो अंतरिम सरकार में बाबा साहब कहीं नहीं थे, और ना बी.एन. राव थे। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो अंतरिम सरकार बनी थी, ये सब वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रही थी, ब्रिटिश सरकार के ही कहीं ना कहीं अधीन काम कर रहे थे। तो बात चलती है कि इसके जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो दोस्तों वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामलों पर राष्ट्रमंडल के से संबंधित थे। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमें यहाँ पे ध्यान रखें कि जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया था, जो बास रहा था, तो वो इसका सर्वेसर्वा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए गए थे, राज्यों के मामले भी यही देखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए थे, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बने थे। डॉक्टर जान मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। मतलब अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल उपाध्यक्ष, वायसराय इसका सर्वेसर्वा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, और सी.एच. भाभा कार्य एवं खान बंदरगाह, हमको ध्यान रखना है, कार्य एवं खान बंदरगाह, और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, आसफ अली रेलवे मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री। अब बाद में जब भारत आज़ाद हो गया, इसके बाद भी जगजीवन राम आजीवन मंत्रिमंडल के सदस्य रहे थे, और श्रम मंत्री ही रहते। ये मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य थे लियाकत अली खां, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, आई चुंदरीकर वाणिज्य मंत्री, अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, गजानतर
अली खां स्वास्थ्य मंत्री थे। दोस्तों में ध्यान रखना है कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। 31 अक्टूबर 1947 को ही संविधान सभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। अब हम देखते हैं कि प्रारूप समिति के संविधान में प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी और संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर से और 17 अक्टूबर 1949 को तक चला था। संविधान सभा यानी कि 48 से शुरू हुआ था, 49 तक चला था। दोस्तों हमें ध्यान ये देखना, सबसे पहले देखना है कि 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ था, 17 अक्टूबर 1949 तक चला, लगभग ये 11 महीने चला था। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। ये नवंबर में शुरू हुआ था, नवंबर तक खत्म हो गया था और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। जब संविधान पारित किया गया था कितने सदस्य उपस्थित थे? 284। अब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसका पहला मंत्रिमंडल बनाया गया था। इसमें भी ध्यान क्या रखना है, जो स्वतंत्र भारत का बनेगा इसमें भी भारत का मंत्रिमंडल जो होगा तो इसके जो प्रधानमंत्री, यानी कि यहाँ पर भी हम भारत स्वतंत्र हो गया मगर हम अंतरिम सरकार की तरह एक हमने मतलब मंत्रिमंडल बना लिया था, मगर इसका इलेक्शन नहीं हुआ था। इलेक्शन के बाद जो होगा वो फुल फ्लैश का होगा। तो यही विषय चलता है कि इसमें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहले प्रधानमंत्री बनाते। दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री की उतनी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि हम क्या था कि हमने मंत्रिमंडल का गठन कर लिया था संविधान बनाने के लिए, क्योंकि हमें जब तक पीछे कहा भी गया है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाएगा तब तक उसी के अकॉर्डिंग शासन चलाया जाएगा भारत का। तो ये समझने वाली बात है। ठीक है, अब देखते हैं स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल बना था इसमें कौन कौन था। सरदार वल्लभ भाई जवाहरलाल नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल में विदेशी मामलों के और वैज्ञानिक तथा शोध से संबंधित। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामले में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। डॉक्टर जान मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विधि मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा मंत्री थे और राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी और सी.एच. भाभा वाणिज्य मंत्री थी। रफीक अहमद किदवई संचार मंत्री थे। दोस्तों आर.के. शरणमुखी सेठी वित्त मंत्री थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे और बी.एन. गॉडगिल एक कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। भारत की रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया, जिसके सचिव बीपी मेनन थे। बीपी मेनन एक जो सचिव थे ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे। इनका बहुत बड़ा योगदान जो रियासतों को एकीकरण किया गया था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ इन्होंने बहुत काम करा। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे। अब हम देखते हैं कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया। दोस्तों अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण में कुल आपको ध्यान रखना है कि कुल कितना पैसा लगा था, 63,96,729 रुपए व्यय हुए थे। अब वो संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा इसको दोस्तों अंगीकृत किया गया था। ये बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन आता ही आता है। जिसके तहत कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। दोस्तों अनुच्छेद आज भी 395 ही हैं, भाग 22 हैं और वर्तमान समय में लगभग 22 भाग और 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ इसमें हैं। उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? उसमें 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। अब फिर से हमें ध्यान देना है कि संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे थे कि उनको 1949 में ही लागू कर दिया गया। 15 अनुच्छेद थे, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया था, यानी कि लागू कर दिया गया था, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को दोस्तों लागू किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था, यानी कि चुन लिया गया था। संविधान सभा वोटिंग नहीं हुई थी। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को
से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम सरकार के रूप में ये कार्य करती रही संसद। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य हैं। उसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया कि राष्ट्रमंडल में भारत शामिल रहेगा, उसकी सदस्यता रहेगी। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को हमने अपना लिया था। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना पहला राष्ट्रपति चुना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी। कब 26 जुलाई को वहां पर एक पृथक संविधान सभा की स्थापना होगी। दोस्तों अब हम देखते हैं ऊपर कि संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। यानी कि उसमें हम क्वेश्चन आ सकता है कि उसने कमल का फूल दे दिया, हाथी दे दिया या कुछ भी दे दिया। वर्तमान समय में जैसे बसपा का हाथी निशान है, तो हम सोचेंगे कि हाथी को हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, तो हाथी ही उसका मतलब वो प्रतीक चिन्ह था उस मोहर का। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के एक कलाकारों ने किया था, जिसमें नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा प्रमुख थे। मूल संविधान के हिंदी के संस्करण का और सुलेखन बसंत कुमार वैद्य ने किया था, जिन्हें नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया था। नोट ध्यान रखना है कि HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो ये बिल्कुल संविधान सभा का कैसे बनाया गया था, किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया था दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर हमें कठिन भी लगता है अगर हमने चीज़ अच्छे से नहीं पढ़ी है, और अगर हमने को अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ पर हमारी गलती की संभावना बहुत कम रहेगी। और चाहे कोई भी परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वनडे परीक्षा हो, IAS हो, PCS हो या लोअर की कोई परीक्षा हो, किसी भी राज्य की परीक्षा हो, उसमें दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि हम इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप इसको देखिए, अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।